रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है विशेष मुलाकात और आज इस विशेष मुलाकात को और विशेष बनाने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि मौजूद है। दोस्तों, शिक्षा से संबंधित फील्ड ऐसी है जो नींव है भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की। तो आज उस नींव को मजबूत कैसे बनाया, और आई थिंक एनसीईआरटी आप करिकुलम पढ़ते होंगे, ज़रूर किताबें पढ़ते होंगे। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति जी, जो कि प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन हैं और 30 साल से अधिक उनका अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में, रिसर्च, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, और वो डायरेक्टर रहे हैं एनसीईआरटी के 2015 से 2020 तक। उन्होंने कई इंस्टीट्यूशंस को लीड किया है, कई प्रोग्राम्स को लीड किया है, और उन्होंने बहुत ही विशेष रोल प्ले किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है उसको ड्राफ्ट करने में भी। बहुत सी और एक्सपर्टीज़ हैं, बहुत से और प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले सर का स्वागत करते हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका अनुभव तो बहुत ज़्यादा है, आधे घंटे में हमारे लिए समेटना बहुत मुश्किल है, लेकिन सर थोड़ा सा कुछ आप अपनी जर्नी के बारे में हमारे श्रोताओं के लिए आप ज़रूर बताइए। मैं प्रोफेसर हूँ एजुकेशन का। मेरा काम है बच्चे लोग को पढ़ाना। मैं शुरू किया मेरा कैरियर 1988 से। मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज से मेरा कैरियर शुरू किया। उड़ीसा से कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज से शुरू किया। फिर उड़ीसा गवर्नमेंट का साथ 9 साल काम किया। इसका बाद 97 में मैंने एनसीईआरटी ज्वाइन किया एज ए रीडर, और इसका बाद मैंने फिर प्रोफेसर बना, हेड बना, फिर प्रिंसिपल रहा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल का। फिर इसका बाद 2015 में फिर मैंने एनसीईआरटी डायरेक्टर बना, और 20 तक मैंने डायरेक्टर रहा। मेरा टेन्योर 5 साल का था, 5 साल मैंने कंप्लीट किया। और उस टाइम हमारा जो जातीय शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिलीज हुआ, उसके लिए भी हम बहुत काम किया, क्योंकि देश भर हम 63 डेलीबरेशन किया था। जो हमारा बच्चे लोग है, टीचर्स है, पेरेंट्स है, और अदर्स जो स्टेक होल्डर्स है, जो शिक्षा का साथ पूरा जड़ित है, जो वो लोग के लिए हम उन लोग से हम तो उनका इनपुट्स लिया, और इसको भी हम जो ड्राफ्टिंग कमेटी को सबमिट किया था। इसका बाद पॉलिसी बना, और हम अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया। अभी इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। अभी हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसको हम बोलते हैं एनसीए फॉर फाउंडेशन स्टेज, वो रिलीज हो चुका है 22 अक्टूबर में। और 23 अगस्त में जो दूसरा था जो स्कूल एजुकेशन के लिए जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसका ऊपर हमारा टेक्स्ट बुक अभी बनेगा, तो वो अभी रिलीज हो गया। अभी टेक्स्ट बुक का काम भी शुरू हो गया, चल रहा है। ये है अभी जो स्थिति मैंने बताया। जी सर, अगर एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो पूरा देश इस बारे में चर्चा कर रहा है इस वक्त, बहुत समय बाद ये परिवर्तन आया है। तो सर, जब ड्राफ्ट हो रहा था तो आपका क्या उस समय विजन था, क्या बातचीत हो रही थी और क्या चाहते थे इस पॉलिसी से? ये पॉलिसी का जो ड्राफ्ट से पहले हम एनसीईआरटी तो स्कूल एजुकेशन के लिए काम करता है। स्कूल एजुकेशन रिलेटेड जितना इशू है, इसका ऊपर हम डाटा कलेक्शन किया था। कलेक्शन करके एनालाइज करके कमेटी को दिया था, और कमेटी का साथ भी इंटरेक्शन हुआ था। और ये एनसीईआरटी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा जितना ऑर्गेनाइजेशन है वो कमेटी भी उनका साथ भी इंटरेक्शन किया। इंटरेक्शन करने के बाद जो पॉलिसी बना, इसमें आपको मालूम होगा 5 साल लगा, क्योंकि 14-15 से शुरू हुआ था, 20 तक चला। और 5 साल में बहुत डेलिब्रेशन हुआ, बहुत डाटा आया है, एनालिसिस हुआ है। ये इसका जो ये उद्देश्य था कि हमारा पॉलिसी हम जो अभी बना रहे हैं, अभी 34 इयर्स का बाद, क्योंकि 86 में एक पॉलिसी आया था, और बीच में हमारा आरटी एक्ट आ गया एजुकेशन जो 2009 में, और इसका बाद बहुत गैप हो गया। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बहुत हुआ। ये सबको देख के हम सोचा कि हमारा अभी जो पॉलिसी होगा, ये पॉलिसी का हम ये भी एक्सपेक्टेशन था सबका, जी हमारा कल्चर का साथ इसको कैसे हम अलाइन कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारा बच्चे अभी स्कूल में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो दे शुड नो अबाउट आवर कल्चर, जो ट्रेडिशन है, वैल्यू है, इसका बारे में उनको मालूम होना चाहिए, और दे शुड बी कनेक्टेड
कनेक्टेड टू देयर रूट्स। ये हमारा पर्पस था, क्योंकि जब बच्चे रूट से कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। इसलिए इस पॉलिसी का जो पहला विजन था कि एक नया सिस्टम, एक एजुकेशन सिस्टम ऐसे बनेगा जो कि भारत को आगे लेके जाएगा। कि ये था कि इट विल मेक आवर कंट्री ये नॉलेज सुपर पावर थ्रू ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन इंडियन इथोस। हम जब इंडियन इथोस का बात करते हैं, इसमें इंडियन कल्चर आता है, इंडियन ट्रेडिशन आता है, इंडियन वैल्यू सिस्टम आता है। क्योंकि हमारा जो वैल्यू कल्चर का बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का बात हो रहा है, जो कि अभी G20 में चल रहा था। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम हमारे लिए नहीं सोचते हैं, हम दूसरा के लिए भी सोचते हैं, पूरा जो विश्व के लिए भी हम सोचते हैं। ये हमारा फिलोसफी है। और हम ये भी बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्योंकि ये हम लिव एंड लेट लिव का बात भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। और ये इसको लेके हम जो पॉलिसी आया है, ये पॉलिसी इसका ऊपर बेस है। इसलिए जो पॉलिसी का विजन स्टेटमेंट आप देखेंगे, जो पॉलिसी रिलीज हुआ ड्राफ्ट होने के बाद फाइनल जब आया है, इसमें जो पहला है ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन विल बी बेस्ड ऑन इंडियन इथोस। ये पहला बात है कि ये सबसे बड़ा काम है। क्योंकि आज हम जो ऑल ओवर वर्ल्ड भारत को लोग जानते हैं, क्योंकि वो भारत का संस्कृति के लिए लोग भारत को जानते हैं। हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है इसके लिए भारत को जानते हैं, हमारा कैरेक्टर के लिए भारत को जानते हैं, हमारा जो स्पिरिचुअल वैल्यू है इसके लिए भारत को जानते हैं। इसलिए इसको हम कैसे आगे लेंगे, इसको आगे लेने के लिए एक ही रास्ता है कि शिक्षा का साथ इसको ठीक इंटीग्रेट करना है। तो ये इंटीग्रेशन के लिए ये पॉलिसी, क्योंकि ये तो नेशनल डॉक्यूमेंट है और ये अभी इम्प्लीमेंट होगा 2030 तक कि 2040 तक हम वेट करेंगे, देखेंगे कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो ये पहला जो स्टेप है कि हम हमारा बच्चे लोग को हमारा संस्कृति का साथ हम कनेक्ट कर पाएंगे। करने का बाद जो इसका क्या रिजल्ट होगा वो भी पॉलिसी में मेंशन हुआ है कि हम एक इक्विटेबल वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी क्रिएट करेंगे। जब बच्चे हमारे कनेक्टेड हो जाएंगे जो रूट का साथ, जो इसका कल्चर और ट्रेडिशन का साथ, वैल्यू सिस्टम का साथ, तो हमारा सोसाइटी एक नया सोसाइटी बन जाएगा। क्योंकि अभी जो चल रहा है, जो क्राइम हो रहा है, बच्चे सुइसाइड कर रहे हैं, जो जितना इश्यू आ रहा है, ये अपना आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा संस्कृति में नहीं है। हमारा संस्कृति में हम जॉइंट फैमिली का बात कर रहे हैं, क्योंकि लव अफेक्शन का बात कर रहे हैं, कोलाबोरेशन कोऑपरेशन का बात कर रहे हैं, सब मिल के रहेंगे। तो ये सब जो बात है, ये होने से हमारा क्या है ना, हमारा सोसाइटी में चेंज आएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे ना, ये सिस्टम बनाएंगे जो इंडियन इथो का ऊपर बेस होगा और एक वेरी इक्विटेबल वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बनेगा। ये पहला बात है। दूसरा बात जो पॉलिसी में आया है विजन में, आप देखेंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू भी कुछ है, लेकिन ये ठीक से हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन ये लोग के पास कैसे पहुंचेगा। इसीलिए हमको क्या करना है, हमारा बच्चे लोग को उनका फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताना चाहिए। इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट विजन है, नॉट ओनली फॉर स्कूल एजुकेशन, फॉर हायर एजुकेशन एंड ऑल्सो टीचर एजुकेशन। एंड ये विजन में ये मेंशन किया गया है कि आवर करिकुलम एंड पेडागोजी मस्ट डेवलप ए सेंस ऑफ रेस्पेक्ट टुवर्ड्स फंडामेंटल ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। इसका मतलब ये है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, हम हमेशा राइट के लिए फाइट करते हैं। ड्यूटीज के बाद जब आता है हमको मालूम नहीं है, क्योंकि हमारा ड्यूटी क्या है, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो हमारा याद नहीं है। इसीलिए हम पहले हमको याद आना चाहिए, हमको समझना चाहिए हमारा ड्यूटी क्या है। राइट और ड्यूटी का जो ये है, क्योंकि विदाउट ड्यूटी राइट का कुछ वैल्यू नहीं है। और ड्यूटी के बारे में हम कॉन्शियस हो जाएंगे तो राइट अपना आप आ जाएगा, हमको विल नॉट फाइट फॉर द राइट्स। इसलिए पॉलिसी का ये विजन में ये मेंशन हुआ है, हमारा जो करिकुलम है कि अभी जो नया करिकुलम बनेगा, जो पेडागोजिकल प्रोसेस में चेंज आएगा, ये हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी को कैसे प्रमोट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को कैसे प्रमोट करेगा, ये ग्रास रूट लेवल में कैसे इम्प्लीमेंट हो पाएगा, ये पॉलिसी का कंसर्न है। ये सेकंड विजन है।
थर्ड विजन जो है पॉलिसी का, जो हमारा अभी इंटरनेशनली जो बात करते हैं, ग्लोबल सिटीजनशिप का बात करते हैं, क्योंकि अभी इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गया, इंटरनेट, और ये 21st सेंचुरी में हम है। 21st सेंचुरी में वी आर कनेक्टेड टू एवरीबॉडी। ये जोग्राफिकल बैरियर का कुछ मतलब नहीं है। और हमारा बच्चे जो भी हमारा फिलोसफी में है वसुधैव कुटुंबकम, वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा। इसीलिए पॉलिसी का जो विजन में आप देखेंगे वो ग्लोबल सिटीजनशिप का बात आ रहा है, क्योंकि नॉट ओनली आवर चिल्ड्रन विल बी द गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, गुड ह्यूमन बीइंग, इसका साथ दे विल बी ऑल्सो ग्लोबल सिटीजन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स का बात हम कर रहे हैं, ये सब हम अचीव कर पाएंगे। जो यूनेस्को का जो सस्टेनेबल गोल 4 है, इसको हम अचीव कर पाएंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन का बात हो रहा है, ये सबका पास हम को सबको देख पाएंगे तो डेफिनेटली हमारा देश में एक बड़ा चेंज आएगा, जिसमें कि हम जो मेंटल डेवलपमेंट का बात नहीं कर रहे हैं, मेंटल डेवलपमेंट का साथ बस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का साथ जो सोशल डेवलपमेंट, सोशल कॉम्पिटेंसी का बात करें, इमोशनल कॉम्पिटेंसी का बात करें, इसके साथ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट, पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट। इसलिए पॉलिसी का जो फोकस देखेंगे वो होलिस्टिक डेवलपमेंट का बात कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि होलिस्टिक डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा तब तक हमारा समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। और ये इसीलिए पॉलिसी का जो फोकस है दैट इज ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट। ओके, ये है हमारा पॉलिसी का होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करें। सर, जैसे हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की, ऐसे आपने बहुत सारी चीज़ें और इंट्रोड्यूस की इस दौरान, जैसे कि और साथ साथ कोलैबोरेशंस भी कई किए, जो रिसर्च भी है वो भी एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। सर, जो अगर हम बात करें ई कंटेंट की, इस वक्त हमने कोरोना काल से देखा एजुकेशन में बहुत गैप आया, बहुत मुश्किलें आई, तो स्वयं प्रभा की बात करें, PM ई विद्या की बात करें, वो किस प्रकार से बच्चों को लिए बेनिफिशियल है सर, उस बारे में? ये एक्चुअली ये हम पहले मैं बताना चाहता हूँ, जब कोविड पीरियड शुरू हुआ उस टाइम हमको लगा कि हमारा बच्चे तो स्कूल नहीं आ पाएंगे, घर पे रहेंगे, वो कैसे पढ़ेंगे। इसके लिए हम इमीडिएटली एक ऑल्टरनेटिव कैलेंडर बनाया था। ऑल्टरनेटिव कैलेंडर में हमारे पास, आपको मालूम है, जैसे स्वयं प्रभा है, स्वयं है ये, और एक हमारे पास एक ई पाठशाला था। उस टाइम ई पाठशाला था, NROER था, और अभी दीक्षा भी आ गया। ये पोर्टल में बहुत सारा लर्निंग मटेरियल्स है, लेकिन बच्चे लोग को ढूंढना मुश्किल है। इसीलिए हम क्या है ना, एक ऑल्टरनेटिव कैलेंडर बनाया उस टाइम, जिसमें हमारा जो लर्निंग आउटकम NCERT 2017 में लर्निंग आउटकम डिफाइन किया था। इससे पहले लर्निंग आउटकम नहीं था। जब लर्निंग आउटकम को डिफाइन किया था, क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए जो बच्चे लोग हमारा एक क्लास से दूसरा क्लास को जाएंगे, उनका क्या क्या कॉम्पिटेंसी वो अटेंड करना चाहिए। इसीलिए इसको बेस करके हम एक ऑल्टरनेटिव कैलेंडर बनाया, जिसमें कि बच्चे जब घर पे है, वो घर पे जो मटेरियल अवेलेबल है और इसको यूज करके कैसे पेरेंट्स मदद करेंगे, कैसे एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट बनेगा और कैसे सीखेंगे। और टीचर तो नहीं जा पाएंगे स्कूल, वो थ्रू मोबाइल वो पेरेंट्स को गाइड करेंगे, पेरेंट्स से वो गाइडलाइन को लेके एक लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार करेंगे और बच्चे सीखेंगे। वो भी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि जितना CBSE स्कूल है हमारा, सब CBSE ये मॉडल को एक्सेप्ट किया, इम्प्लीमेंट हुआ। इसका बाद हमको लगता है कि हमारा देश एक, हम बोलते हैं ना, इंडिया इज ए ह्यूज कंट्री और लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। ऐसा नहीं कि हमारा जो बच्चे अर्बन एरिया में है उनका पास स्मार्टफोन है, उनका पास कंप्यूटर है, इंटरनेट फैसिलिटी है, लेकिन जो बच्चे हमारा रूरल एरिया में है, ट्राइबल एरिया में है, जिसका पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कि हम नहीं जा पाते, उनको भी एजुकेशन देना हमारा मोरल ड्यूटी है। इसलिए हम सोचा कि हमको वो बच्चे के लिए के पास पहुंचने के लिए ये कम्युनिटी रेडियो के बारे में हम सोचा, फिर टेलीविज़न का बात हुआ, फिर जो चैनल का बात हुआ, क्योंकि इंटरनेट फैसिलिटी जब नहीं होगा तो फिर वो बच्चे कैसे यूज करेंगे। इसलिए जो PM ई विद्या का बात हुआ, अभी वो चल रहा है, उसके लिए हम उस टाइम कंटेंट डेवलप किया था। कोविड पीरियड में पूरा क्लास वाइज कंटेंट डेवलप करके उसको शुरू किया था। अभी तो दीक्षा में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है और चैनल में भी अवेलेबल
अवेलेबल है, बच्चे यूज करते हैं। एक ही पर्पस था कि हमारा देश में जो गरीब बच्चे हैं, जो डिप्राइव्ड बच्चे हैं, जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए उनको कैसे हम एजुकेशन दे पाएंगे और उनका पास कैसे पहुंच पाएंगे, इसीलिए हम कम्युनिटी रेडियो, टेलीविज़न का हेल्प लिया और स्कूल से को करके हम उनके पास पहुंच पाया। ओके सर, जैसे आपने रूरल बच्चों की बात किया, बहुत सारे हम देखते हैं एनसीईआरटी का भी जो चैनल है उसमें भी कंटेंट के साथ साथ काउंसलिंग सेशंस भी लगातार होते हैं, तो इवन अगर बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं या फील कर रहे हैं तो वो भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, लाइव इंटरेक्शंस भी हैं वहाँ पे। तो बहुत अच्छा जो ये सिस्टम है सर, क्योंकि कई बच्चे स्कूल्स में नहीं पहुँच पाते हैं, पहाड़ी इलाकों पे भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं, कई स्कूल्स में ऐसा भी है कि शिक्षक नहीं है, ऐसे भी दिक्कतें आती हैं, तो ऐसे में ये रिसोर्सेज बहुत मददगार हैं। सर अब अगर हम बात करें टीचर्स की ट्रेनिंग की, तो वो कहाँ तक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने उसके लिए भी काम किया है बहुत, तो उस बारे में सर कुछ बताइए। राइट, तो पहला जो अपना मेंटल हेल्थ का इशू है उसके लिए भी हम कोविड पीरियड में काम शुरू किया था, क्योंकि हम ये गाइडेंस काउंसलिंग कोर्स रन करते हैं। वो हमारे पास उस टाइम इमीडिएटली कुछ अल्टरनेटिव नहीं था। कुछ स्टूडेंट, हमारे जो पास आउट स्टूडेंट है, उनको हम रिक्वेस्ट किया कि आप लोग फ्रीली हमारा जो बच्चे लोग अभी कोविड पीरियड में थोड़ा स्ट्रेस में है, उनको मदद, वो दे केम फॉरवर्ड, पहले हम शुरू किया। इसका बाद हम मिनिस्ट्री का साथ मिल के अभी जो मनोदर्पण प्रोग्राम इसका बाद आया, अभी वो मेंटल हेल्थ का इशू वो एड्रेस हो रहा है, वो रेगुलरली चल रहा है। दूसरा चीज़ जो आपने बताया कि टीचर का बारे में, क्योंकि हम जो पॉलिसी का जब बात कर रहे हैं, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा कौन? इम्प्लीमेंट तो ओनली टीचर्स ही कर पाएंगे, हम बाहर से इसको मदद कर पाएंगे, लेकिन जो रियल इम्प्लीमेंटर वो है टीचर्स। तो टीचर्स को इसका बारे में ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो स्कूलिंग सिस्टम है, अभी हम 15 साल स्कूलिंग का बात कर रहे हैं, पहले हमारा 12 साल का स्कूलिंग था। 15 साल स्कूलिंग का हम जो बात कर रहे हैं, इसमें हमारा 3 साल जो प्री स्कूल था पहले, अभी ये 3 साल हमारा जो क्लास 1 का साथ मिल गया है, अभी जो इसको हम बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज, क्योंकि 3 इयर्स ऑफ प्री स्कूलिंग प्लस क्लास 1 टू एक फाउंडेशन स्टेज, क्योंकि ये इसके लिए हमारे पास टीचर नहीं है जी। क्योंकि हम जो पहले हमारा जो टीचर, हमारा बीएड प्रोग्राम चल रहा है, दैट इज मोस्टली फॉर सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम, सेकेंडरी स्कूल्स, और जो एलिमेंटरी लेवल का जो प्रोग्राम चल रहा है वो क्लास 1 से वो पढ़ाने उनको मालूम है। प्री स्कूल के लिए इतना अच्छा हमारा ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है, तो कुछ है, बहुत कम है। इसलिए अभी हमारा जो सबसे ज़रूरत है फाउंडेशन स्टेज के लिए टीचर तैयार करना, क्योंकि फाउंडेशन स्टेज सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है, जिसमें कि मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट ये फाउंडेशन स्टेज में होता है। अराउंड 80% 85% ब्रेन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये फाउंडेशनल स्टेज के लिए हमको टीचर्स चाहिए। हम क्यों टीचर चाहिए? अभी जो टीचर्स जो जहाँ चल रहा है जो प्री स्कूल प्रोग्राम, वो क्या करते हैं, क्लास 1 में जो कंटेंट है इसको एक्सटेंड कर देते प्री स्कूल तक। अर्ली स्टेज में जब बच्चे जो लोग जो डेवलपमेंटली रेडी नहीं है, उनका डेवलपमेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन हम उसको अल्फ़ाबेट सिखाना शुरू कर देते, पढ़ाना जो उनका स्टेज अप्रोप्रिएट नहीं है, कि एज अप्रोप्रिएट नहीं है। और इसके लिए हमको क्या चाहिए ना, ट्रेन टीचर चाहिए। जो ट्रेन टीचर हो जाएंगे उनको डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चलेगा, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का साथ सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम अभी होलिस्टिक बात कर रहे हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट का। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये हमको सब एस्पेक्ट, जितना पर्सनालिटी का जितना एस्पेक्ट है, सोशल है, इमोशनल है, इवन जो एथिक्स का बात कर, मोरल एथिक्स का बात कर रहा है, और इसका साथ फिजिकल का है, वो कॉग्निटिव, ये पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हम टीचर्स को तैयार करना पड़ेगा। टीचर्स को पता होगा तो डेफिनेटली दे विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट इन दिस स्टेज। दूसरा चीज़ है, अभी हम जो पॉलिसी का हिसाब से वोकेशनल एजुकेशन हम क्लास 6 से शुरू करने जा रहे हैं। और वोकेशनल एजुकेशन वोकेशनल एजुकेशन पहले हमारा क्लास 6 से शुरू नहीं हुआ था, और ये सेपरेट स्ट्रीम है। पॉलिसी बोलता है कि देयर विल बी नो सेपरेट स्ट्रीम, वोकेशनल, नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन वोकेशनल एजुकेशन एंड जनरल एजुकेशन, नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन करिकुलर एंड को करिकुलर, नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, लाइक दिस। इसका मतलब क्या है, हमारा फोकस अभी पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट का ऊपर है।
और होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हमको वोकेशनल एजुकेशन को जनरल एजुकेशन का साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और ये इंटीग्रेशन जब करेंगे हमको उसके लिए टीचर को भी चाहिए। टीचर का बार क्योंकि अभी क्यों हम क्लास 6 से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि बच्चे दे विल बी एक्सपोज टू द वोकेशन अवेलेबल इन देयर लोकेलिटी। इसलिए ये पॉलिसी में भी रिकमेंडेशन है, दे विल विजिट लोकल कम्युनिटी, लोकल एक्सपर्ट्स विल विजिट स्कूल एंड दे विल नो व्हाट इज हैपनिंग इन द कम्युनिटी में क्या क्या वोकेशन अवेलेबल है, वो कैसे इसका बारे में मालूम होना चाहिए, एक्सपीरियंस होगा। जब क्लास 9 को जाएंगे तो उनका जो एप्टीट्यूड इंटरेस्ट वो पता चल जाएगा, वो क्या चाहते हैं, कौन सा वोकेशन लेना। हम इम्पोज नहीं करेंगे, अपना हिसाब से वो सिलेक्ट करेंगे। और ये जो प्रोविज़न है कि सब बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन लेना पड़ेगा। अभी क्या है, जो अच्छा नहीं करते उनको हम वोकेशनल स्ट्रीम में देते हैं, लेकिन ये जब मैंडेटरी हो जाएगा तो मैंडेटरी होगा कि एवरी स्टूडेंट हैज़ टू acquire mastery over at least one vocation before completion of school education। तो ये जब हो जाएगा उसके लिए हमको टीचर को भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट टीचर वी कैनॉट इम्प्लीमेंट दिस। टीचर शुड हैव आल्सो सम नॉलेज ऑफ दिस वोकेशनल स्किल्स और वोकेशनल जो ट्रेड अवेलेबल है उसका बारे में टीचर को भी मालूम होना चाहिए। इसीलिए उसको पहले टीचर ट्रेनिंग बनाना पड़ेगा। और तीसरा बात यह है, जो हम पेडागोजी का बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा देश में क्या है, हम जब बहुत सारा कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन में क्या है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कंपटीशन कुछ नहीं है, आगे जाना चाहते हैं वो, लेकिन हम अभी जो इवन स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग इन प्रिपरेटरी स्टेज में जो क्लास 3, 4, 5 वहाँ हम जो पेडागोजिकल चेंज का बात कर रहे हैं, जो पेडागोजी अभी जो चल रहा है, हम क्या करते हैं ना, जो कंटेंट हमारा सिलेबस में है, जो टेक्स्ट बुक में, वही कंटेंट को पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कंटेंट इज ए मीडियम, कंटेंट को मीडियम यूज करेंगे एज ए मीडियम। इसका यूज करके हम बच्चे लोग का कॉम्पिटेंसी स्किल डेवलप करना चाहते हैं। जो पॉलिसी का रिकमेंडेशन कॉम्पिटेंसी, दैट इज जो है पॉलिसी इज टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। तो कॉम्पिटेंसी डेवलप होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी क्या है, क्योंकि हम जो थिंकिंग का बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का बात कर रहे हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग का, क्रिएटिविटी का बात कर रहे हैं, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, ये सब कम्युनिकेशन स्किल का बात कर रहे हैं। ये डेवलप करने के लिए पेडागोजिकल प्रोसेस में चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि हम क्लास में जाके बच्चे लोग को ऐसे जो टेक्स्ट बुक में वो कंटेंट हम पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन इसके लिए एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, जहाँ की बच्चे लोग खुद क्रिएट करेंगे, खुद कोऑपरेट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, साथ में काम करेंगे, कांस्टेंट डायलॉग होगा बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, और बच्चे लोग ग्रुप में काम करेंगे। वो जो ग्रुप में काम करेंगे, जो स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन डेवलप करेगा, जो हमारा सोसाइटी का बेस है, डेमोक्रेसी का बेस है। डेमोक्रेसी ठीक से काम करेगा जब स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन डेवलप करेगा, वो टीचर लोग क्लासरूम में डेवलप कर पाएंगे। इसीलिए टीचर को ट्रेनिंग देना जरूरी है। जो पेडागोजिकल रिफॉर्म हम सोच रहे हैं वो जरूरी है, उसके लिए उनको देना पड़ेगा। और तीसरा बात, जब सेकेंडरी का हो जाएंगे ना, वोकेशनल तो क्लास 6 से शुरू हो रहा है, तो सेकेंडरी में जब जाएंगे, सेकेंडरी में हमारा करिकुलम बहुत फ्लेक्सिबल होगा। आपको मालूम होगा, हम मल्टीपल इंटेलिजेंस का बात कर रहे हैं जी। ओके, मल्टीपल इंटेलिजेंस में क्या होता है ना, जो बच्चे लोग का सबका पास मल्टीपल इंटेलिजेंस है। किसका पास ज़्यादा है कुछ एरिया में, जैसे लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जो स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं उनका पास काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो अच्छा सोशेबल है, इंट्रापर्सनल, ऐसे डिफरेंट टाइप है, डिफरेंट कैटेगरी है। लेकिन हमारा स्कूल सिस्टम में हम क्या करते हैं, ओनली लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस को ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, और दूसरा जो इंटेलिजेंस है इसको हम नेगलेक्ट करते हैं। ये इसीलिए क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जिसका पास दूसरा इंटेलिजेंस है, पोटेंशियलिटी है, इसको हम नेगलेक्ट करते हैं। इसीलिए पॉलिसी क्या बात कर रहा है, पॉलिसी पेडागोजी के साथ हमको असेसमेंट में रिफॉर्म लाना पड़ेगा। जो हम अभी पॉलिसी में बात कर रहे हैं कि बच्चे लोग इन्वॉल्व होंगे असेसमेंट प्रोसेस में। अभी तक जो तो हम एग्जाम कर रहे हैं, एवरीथिंग इज डन बाय टीचर, लेकिन पॉलिसी सजेस्ट कर रहा है, रिकमेंड किया है कि बच्चे लोग को भी हम असेसमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व करना पड़े, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए। दे शुड नो देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। पीयर असेसमेंट भी होना चाहिए, जो बच्चे आपका उनका दोस्त लोग भी उनको असेस करेंगे, और टीचर असेसमेंट है अभी वो भी रहेगा। ये होने के क्या होगा ना, होलिस्टिक
डेवलपमेंट का हम बात कर रहे हैं। जी, जी। क्योंकि अभी हम होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का बात कर रहे हैं। एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड हो जाएगा जो हम लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, दूसरा टाइप का जो इंटेलिजेंस उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जब होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड हो जाएगा, इसका क्या होगा ना, बच्चे के पास जो टैलेंट है, जो पोटेंशियलिटी है, वो उनको डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्योंकि पेरेंट्स को भी पता चलेगा ओनली मार्क इन डिफरेंट सब्जेक्ट इज नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस। वो बच्चा सोशेबल होना चाहिए, मोरल वैल्यू होना चाहिए, उनके पास कॉम्पिटेंसी स्किल होना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर, थिंकिंग जो क्रिटिकल थिंकिंग, नहीं अदरवाइज वो क्या करेंगे, सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो सोसाइटी के लिए चाहिए वो सब क्वालिटी उनका पास होना चाहिए। पार्ट ऑफ एजुकेशन है, पार्ट ऑफ एजुकेशन। हम एजुकेशन का मतलब है हमारा सिलेबस में जो कंटेंट है वही इसको पढ़ाते, बाकी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी इसको छोड़ देते। तो अभी पॉलिसी बात कर रहे हैं, नहीं इसको होलिस्टिक होना चाहिए। तो होलिस्टिक होने के लिए हमको पेडागोजिकल रिफॉर्म लाना पड़ेगा, करिकुलम में रिफॉर्म लाना पड़ेगा और असेसमेंट में भी रिफॉर्म लाना पड़ेगा। ये तीनों में रिफॉर्म लाएंगे तो हम इसको ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और हम सक्सेसफुल होंगे। सर, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं इस वक्त, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? और वो क्योंकि भले वो सीबीएसई बोर्ड के नहीं भी हैं अगर, तो भी एनसीईआरटी का तो कंटेंट ऐसा है जो हम देखते हैं कि बहुत सारे महान व्यक्तित्व, उनकी जीवन कहानियां भी हैं, तो लेखकों के बारे में भी है, तो उनकी पोएट्री भी है, तो क्लासेस भी हैं, बहुत कुछ है। तो क्या वो भी बेनिफिट ले सकते हैं जो एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड के नहीं हैं बच्चे और गाँव में है, या फिर जो बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे, कई बच्चे ड्रॉप आउट्स हैं, नहीं जा पा रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम एनसीईआरटी नॉर्मली वो सीबीएसई के लिए टेक्स्ट बुक बनाता है, लेकिन एनसीईआरटी का आप मैंडेट देखेंगे, मैंडेट इज टू सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। जितना हमारा स्टेट है हमारा देश में, सबको सपोर्ट करना एनसीईआरटी का काम है। ये नहीं कि ओनली सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल विल बी बेनिफिटेड। दूसरा जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो बच्चे हैं वो भी हमारा बच्चे हैं, और उनका जो एजुकेशन, उनका स्टैंडर्ड भी कैसे इम्प्रूव करेगा वो भी हमारा काम है। इसीलिए अभी ये आप देखेंगे एनसीईआरटी का जो किताब है ये खाली सीबीएसई स्कूल में नहीं है, ये बहुत सारा स्टेट अभी एनसीईआरटी किताब को अडॉप्ट कर लिया। स्टेट जैसे लाइक यूपी सबसे बड़ा है ना, एमपी, उत्तराखंड, ये बहुत सारा स्टेट हमारा टेक्स्ट बुक को अडॉप्ट कर लिया। इवन त्रिपुरा वो लेके इसको बंगाली में ट्रांसलेट करके यूज कर रहे हैं। तो ये तो एक नंबर 1। जो बाकी जो हम क्या है, खाली टेक्स्ट बुक हमारा काम नहीं है, लेकिन इसका साथ हम जो जैसे मैंने बताया कि पीएम ई विद्या, ये तो पूरा देश का बच्चे के लिए है। दीक्षा जो है तो ये देश का बच्चे के लिए, वो जो मटेरियल वो यूज होता है। इवन जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उसके लिए तो NIUS है एक ऑर्गेनाइजेशन, वो काम करता है। फिर भी हम अभी इस बार हम क्या कर रहे हैं, अभी एक हम करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप करें अडल्ट एजुकेशन के लिए, क्योंकि जो बच्चे स्कूल आए नहीं और फ्यूचर में वो भी अडल्ट बन गए, उनके लिए भी उनका भी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव करना है। अभी वो फ्रेमवर्क बन रहा है उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि देश में जितना लोग है सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज नहीं ला पाएंगे तो देश आगे नहीं जा पाएगा। इसलिए वो जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं वो कैसे ठीक से उनको कैसे एजुकेशन मिलेगा और क्या करेंगे, क्योंकि हमारा काम ओनली मटेरियल डेवलपमेंट है, रिसर्च भी है। तो हम भी वो स्ट्रैटेजी कैसे, कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और हम ब्रिज कोर्स भी कुछ डेवलप किया। जो बच्चे हमारा स्कूल छोड़ के चल जाते हैं, आएंगे सपोज क्लास 5 में ज्वाइन करेंगे, क्लास 3 में, और उनके लिए जो बेसिक क्वालिटी, बेसिक कॉम्पिटेंस होना चाहिए वो नहीं है, उसके लिए हम ब्रिज कोर्स भी बनाया। हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है उन्होंने ब्रिज कोर्स भी बनाया, जो कि उसको पढ़ के वो भी मेन स्ट्रीम के साथ वो गैप को ख़त्म कर पाएंगे। इसलिए हमारा जो बच्चे जितना है देश में, सबका एजुकेशन तो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि थ्रू स्टेट गवर्नमेंट हम भी मदद करते हैं, थ्रू SCRT मदद करते हैं, वो पूरा। और किसके में खाली एग्जाम में अच्छा नंबर लाएंगे वो हमारा फोकस नहीं है। होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, अच्छा इंसान बनेंगे, उनके पास अच्छा क्वालिटी, सोशल इमोशनल क्वालिटी होगा, जैसे कि मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा, फ्यूचर में सुसाइड नहीं करेंगे। अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो उससे कैसे वो हम आगे जाएंगे, और इसका साथ ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारा लैंग्वेज, सबसे इम्पोर्टेंट एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो लैंग्वेज का, जो हम टेक्स्ट बुक बनाते हैं स्टेट लैंग्वेज में बनाते हैं, लेकिन स्टेट में
जो बच्चे हैं सबका लैंग्वेज स्टेट लैंग्वेज नहीं है। सपोज उड़ीसा में उड़िया इज द स्टेट लैंग्वेज, किताब हम उड़िया में बनाते हैं, लेकिन जो ट्राइबल बच्चे हैं नॉट ओनली इन उड़ीसा इन अदर स्टेट्स, जो उनका मदर टंग डिफरेंट है, तो उनको कैसे हम एजुकेशन दे पाएंगे, उनका लैंग्वेज को बेस करके हम लर्निंग मटेरियल कैसे डेवलप करेंगे, वो पॉलिसी का फोकस है। तो वो इसीलिए हम मल्टीलिंगुअलिज्म का बात कर रहे हैं। जो बच्चे डिप्राइव्ड बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जो लैंग्वेज उनका जो अलग है, उनका लैंग्वेज में हम उनको पढ़ाएंगे। और इससे करने से क्या होगा ना, दे विल बी कनेक्टेड टू देयर रूट्स, दे विल लर्न थ्रू देयर लैंग्वेज, थ्रू देयर दे विल नो अबाउट देयर कल्चर। और दूसरा बात है लोकल फ्लेवर, अपना कल्चर पढ़ने के लिए अभी तो कई बार लगता है अपना कल्चर छोड़ना पड़ेगा। हाँ, वो है ना, इसलिए स्कूल छोड़ के चला जाता है। इसलिए अभी हम लोकल फ्लेवर का बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एक टेक्स्ट बुक बनाते हैं जिसमें कि पूरा होल कंट्री के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये अभी हम लोकल फ्लेवर का बात कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी का। बच्चे अर्ली स्टेज में लोकल हिस्ट्री पढ़ेंगे, लोकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, लोकल कल्चर के बारे में जानेंगे और उनका अपना मदर टंग से सीखेंगे। ये सबसे बड़ा जो चेंज पॉलिसी रिकमेंड किया है, इसको इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट है, चैलेंज है फिर भी, लेकिन हमको इसको करना पड़ेगा। जो देश में जो गरीब बच्चे हैं, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो उनका लैंग्वेज मदर टंग डिफरेंट है, दे विल बी बेनिफिटेड। और ये हम देश का साथ बच्चे को जोड़ पाएंगे और देश को आगे ले जा पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जो विजन है आपका एनसीईआरटी का, देश का, ये हम सब अपना अपना प्रयास कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं उनकी भी ज़रूरत है, जो समाज के मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, तो आपका जो ये प्रयास है उसे और सपोर्ट करने के लिए जो हमारे श्रोता हैं वो भी हम सभी ज़रूर प्रयास करेंगे कि हम अपना रोल निभा पाएं इसमें, जहाँ तहाँ हम भी मौजूद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। तो दोस्तों फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए। आपका कुछ सवाल है तो हमारा नंबर है 94 14 15 14 15। रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।